नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे पवन दूती कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो भी हम काव्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष काव्य की आत्मा है तो कला पक्ष उसका शरीर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भाषा शैली किसके अंतर्गत आती है? वो आती है कला पक्ष के अंतर्गत। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य के कला पक्ष को चित्रित कीजिए या कला पक्ष का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले एक भूमिका बनाएंगे। भूमिका में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में पहले आप इनका परिचय देंगे, थोड़ा सा 2 से 3 पंक्तियों में आप बताएंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनके लेखन ने द्विवेदी युग में कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। यह हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। उसके साथ साथ आप बताएंगे कि किसी भी काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष काव्य की आत्मा कही जा सकती है और कला पक्ष उसका शरीर। इसी कला पक्ष के अंतर्गत हम हरिओद जी की भाषा शैली की विवेचना कर सकते हैं। और फिर आप एक पॉइंट बनाएंगे जिसको आप पहला पॉइंट देंगे भाषा एवं शब्दावली। भाषा एवं शब्दावली में आपको क्या बताना है कि इनका जो काव्य है उसकी भाषा कैसी है, किस किस प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पवन दूती जो प्रसंग है ये प्रिय प्रवास में से लिया गया है और ये आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो भाषा यहाँ पर कौन सी आ रही है? खड़ी बोली। हम सब जानते हैं इस बारे में क्योंकि बार बार मैं चर्चा कर चुकी हूँ। इसीलिए क्योंकि ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास और उसी का छठा सर्ग है पवन दूती। तो यहाँ पर भाषा कौन सी है? हिंदी खड़ी बोली है। ये भाषा सरल है, सहज है और भाव और पात्रों के अनुकूल है। पात्र यहाँ पर कौन कौन है? एक तो राधा है और दूसरा कौन है? पवन। दो पात्र हैं, दोनों के भावों के अनुकूल है भाषा। भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रधानता है, यानी संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्दावली है उसके शब्दों का यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो तद्भव शब्द हैं उनका समावेश भी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि भाषा और शब्दावली की दृष्टि से ये एक अच्छा काव्य बन पड़ा है। या खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन तत्सम और तद्भव शब्दों का भी सुंदर तरीके से समावेश इसमें हुआ है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर बनाएंगे काव्य गुण, यानी काव्य में गुण कौन से हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि काव्य के मुख्यतः 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। लेकिन पवन दूती जो हमने किया है इसमें मुख्यतः प्रसाद गुण सर्वत्र है, प्रसाद गुण। लेकिन इसके साथ साथ माधुर्य गुण की भी प्रधानता है। क्यों? क्योंकि जो राधा का प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है वो कौन से गुण में हुई है? वो माधुर्य गुण के माध्यम से हुई है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि माधुर्य गुण के माध्यम से नायिका के करुणापूर्ण विरह की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर 2 गुणों की प्रधानता है, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अगर देखें तो मुख्य रूप से यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्तियाँ भी 3 प्रकार से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन कई जगह बात बात पर लाक्षणिकता का समावेश किया है। तो यहाँ पर अभिधा के साथ साथ लक्षणा शब्द शक्ति भी कार्य करती है। लेकिन इस काव्य में जो राधा है वो अपने प्रेम भावों को या अपनी दशा को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करती है। जैसे अगर कोई मुरझाया फूल पड़ा है तो तुम उसे ले जाकर मेरी याद दिलवाने का प्रयास करना कि बिल्कुल इसी प्रकार एक कन्या मुरझाई हुई है और उनके कमल के समान जो सुंदर पैर है उनको चूमना चाहती है, कैसे कि उस फूल को ले जाकर तुम उनके चरणों में डाल देना। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य कर रही है? यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि जो वो अपने भाव अभिव्यक्त करना चाहती है वो प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करना चाहती है। तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी
हुआ है। चौथा पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं अलंकार का। देखिए, द्विवेदी युगीन कवि हैं हरिओद जी, लेकिन इन्होंने अलंकारों के प्रति कोई विशेष मोह नहीं है। जो भी अलंकार आए हैं वो मुख्यतः स्वाभाविक रूप से आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश है, सलेश है, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण, विशेष रूप से क्योंकि जो पवन है उसका मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर समावेश इसमें देखा जा सकता है। फिर आप एक पॉइंट बनाओगे रस का, कि कौन सा रस मुख्यतः है। देखिए, ये पवन दूती हम सब जानते हैं कि एक विरह काव्य है, और इसमें किसके विरह का वर्णन किया गया है? राधा के विरह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? यहाँ वियोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार विशेष रूप से है यहाँ पर। इस रस का आलिंबन, उद्दीपन और आश्रय के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर आलंबन कौन है, यानी किसके हृदय में ये भाव अभिव्यक्त हो रहा है, वो कौन है? वो है राधा। और उद्दीपन क्या है? उसकी जो चेष्टाएं हैं, उद्दीपन उसकी जो चेष्टा या इच्छा, क्या इच्छाएं हैं उसकी इच्छाएं हैं कृष्ण से मिलने की। जो उसकी इच्छाएं हैं वो उसके भाव को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और इसमें आश्रय कौन है? आश्रय यानी किसके, कौन इसको अपने मन में अभिव्यक्त कर रहा है, या कौन इसको अपने मन में जान रहा है या अनुभव कर रहा है, वो कौन है? पाठक, यानी पढ़ने वाला। तो आलंबन यहाँ पर राधा है, राधा से वो भाव उत्पन्न हो रहा है, कौन सा? विरह का। और उसका उद्दीपन भाव कौन सा है? चेष्टाएं, जो उसकी क्रियाएं हैं, किसकी? राधा की। और आश्रय कौन है? किसके हृदय में ये भाव आ रहा है? पाठक के हृदय में। तो आश्रय कौन हुआ? पाठक। इस भाव को जागृत करने का आलंबन कौन है? राधा। और ये उद्दीप्त करने का कार्य कौन कर रहा है? राधा की क्रियाएं या राधा की चेष्टाएं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है रस की दृष्टि से अगर हम देखें। उसके बाद छंद की अगर बात करें तो छंद यहाँ पर कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। इस छंद की विशेषता क्या है? इस छंद में ये एक समवर्णिक छंद है, ये आप ध्यान में रखेंगे। समवर्णिक यानी समान वर्णों वाला छंद है ये, और इसमें 17 वर्ण हैं और 27 मात्राएं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो छंद है मुख्य रूप से मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है। ये समवर्णिक छंद है, 17 इसमें वर्ण और 27 इसमें मात्राएं हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और अंत में आप इसका निष्कर्ष अवश्य देंगे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में हरिओद जी अपनी भाषा के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सक्षम है, और इनकी जो भाषा है खड़ी बोली हिंदी, इसने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में अपना विशेष योगदान दिया है। इस तरह से आप ये प्रश्न पूरा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली पर अगर प्रश्न आ जाता है तो आप इसे बहुत सुंदर तरीके से इस प्रश्न को लिखेंगे। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।